विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का जो माइनर और इलेक्टिव का पेपर है, जिसका टाइटल है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फोर्थ वीडियो लेक्चर इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में, जो 1914 एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में इसमें हमने पढ़ा था जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था जीएमपी के बाद में जीएलपी यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस सिस्टम। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग इससे पहले वाले यानी थर्ड वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर आप लोग इस में देख रहे हैं अभी, तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। इस जीसीपी के बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे और इसके बाद में एफडीए और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस क्लिनिकल परीक्षणों के डिज़ाइन, संचालन, प्रदर्शन, निगरानी, ऑडिटिंग, रिकॉर्डिंग, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और वैज्ञानिक गुणवत्ता मानक है। यानी क्या है, एक स्टैंडर्डाइजेशन कह सकते हैं टेक्निक से। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी जीसीपी ये सूचना प्रदान करता है कि डेटा और रिपोर्ट किए गए परिणाम विश्वसनीय और सटीक हैं और परीक्षण विषयों के अधिकारों, अखंडता और गोपनीयता का सम्मान और सुरक्षा की जाती है। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है इसे 1996 में अंतिम रूप दिया गया और 1997 में प्रभावी हुआ, लेकिन उस समय इसे कानून के रूप में लागू नहीं किया गया। मानव उपयोग के लिए दवाएं, नैदानिक परीक्षण विनिमय 2004 और अच्छे नैदानिक अभ्यास पर यूरोपीय संघ के निर्देशों पर पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य को बदल दिया गया और औषधीय जांच से जुड़े सभी परीक्षणों यानी क्लिनिकल ट्रायल के लिए जीसीपी का अनुपालन यूरोप में कानून के रूप में मान्यता प्रदान की गई। सुरक्षित नैदानिक परीक्षणों के लिए 13 मुख्य विषयों को कवर किया गया है। तो कौन कौन से हैं? पहला है नैतिक सिद्धांत, क्लिनिकल परीक्षण अच्छे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस यानी जीसीपी और लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित किए जाने चाहिए। दूसरा है प्राथमिक रूप से सुरक्षा, प्राथमिकता के रूप में सुरक्षा। नैदानिक परीक्षण गतिविधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए कि प्रतिभागियों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण सुरक्षित है, यानी सेफ्टी एज ए प्रायोरिटी। तीसरा है सूचित सहमति। क्लिनिकल परीक्षण में प्रतिभागियों को अच्छी तरह से सूचित होना चाहिए कि स्वेच्छा से भाग लेना चाहिए और स्वतंत्र रूप से सूचित सहमति प्रदान करना चाहिए। चौथा है आरबीआई, आईसीसी, आईआरबी और आईईसी। क्लिनिकल जो ट्रायल होते हैं क्लिनिकल परीक्षणों और निष्पक्ष समीक्षा द्वारा स्वतंत्र आचार समिति यानी आईईसी या संस्थागत समीक्षा आईआरबी द्वारा की जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है पूर्व अनुसंधान, प्रियर रिसर्च। नैदानिक अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ और स्थापित वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। छठा है क्वालिफाइड स्टाफ, योग्य कर्मचारी। क्लिनिकल परीक्षण अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, क्लिनिकल ट्रायल आप लोग जानते हो, क्लिनिकल परीक्षण जानते हो कि हमारी बॉडी का जो चेकअप होता है, टेस्ट होता है, उसके बारे में बात हो रही है। 7 पॉइंट डिज़ाइन और गुणवत्ता। नैदानिक परीक्षणों को अध्ययन, प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं में अंतर्निहित गुणवत्ता के साथ सक्रिय रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए। 8 जोखिम का अनुमान लगाएं। सभी परीक्षण प्रक्रियाएं और जोखिम परीक्षण में अंतर्निहित जोखिमों और एकत्र किए जाने वाली जानकारी के महत्व के अनुपात में होना चाहिए। 9वां है उचित प्रोटोकॉल। परीक्षण प्रोटोकॉल स्पष्ट, संक्षिप्त, परिचालन रूप से सुदृढ़ और रोगी की सुरक्षा और डेटा सटीकता के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए। 10वां डेटा संचालित परिणाम। परीक्षण से उत्पन्न परिणाम विश्वसनीय और परीक्षण डेटा और परिणामों में विश्वास प्रदान करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। 11 रिकॉर्ड डेटा। नैदानिक परीक्षणों के भीतर सभी भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और कर्तव्य स्पष्ट और प्रलेखित होना चाहिए। 12 पॉइंट है आईपी प्रबंधन, आईपी मैनेजमेंट। जांच उत्पादों का निर्माण अच्छे विनिर्माण अभ्यास के अनुसार किया जाना चाहिए और उत्पाद विनिर्देशों के अनुसार संभाला जाना चाहिए।
नेक्स्ट है चिकित्सा योग्यता, किसी मरीज को प्रदान की गई चिकित्सा देखभाल और मरीज की ओर से लिया गया कोई भी चिकित्सा निर्णय एक योग्य चिकित्सक के जिम्मेदार होनी चाहिए। तो ये 13 मुख्य पॉइंट है। इसके बाद हम चलते यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएस एफडीए। एफडीए का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द एफडीए के बारे में पढ़ते। एफडीए खुद को देश की सबसे पुरानी उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी के रूप में परिभाषित करता है। इसकी उत्पत्ति 1848 में अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय और 1862 में अमेरिकी कृषि विभाग के निर्माण से मानी जाती है। इसके यूएस एफडीए की जो कृषि उत्पादों के रासायनिक विश्लेषण के दौरान पेटेंट कार्यालयों के कर्तव्यों को पूरा करता है था। एफडीए के नियामक कार्य 1906 में शुद्ध खाद्य एवं औषधि अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुआ। तो 1906 में क्या शुरू किया गया कि खाद्य पदार्थ शुद्ध होना चाहिए और औषधि अधिनियम के साथ ही पारित किया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए अमेरिकी संघीय सरकार की एक एजेंसी है जो खाद्य पदार्थों और खाद्य योजकों, दवाओं, रसायनों, सौंदर्य प्रसाधनों और घरेलू और चिकित्सा उपकरणों के निरीक्षण, परीक्षण, अनुमोदन और सुरक्षा मानकों को निर्धारित करने के लिए सम्मेलन द्वारा अधिकृत की गई है। तो एफडीए के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है? फूड यानी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत खाद्य योजकों यानी खाद्य सामग्री, दवाओं, रसायनों, सौंदर्य प्रसाधनों, घरेलू और चिकित्सकीय उपकरणों के निरीक्षण परीक्षण को शामिल किया गया है। पहली बार खाद्य औषधि और कीटनाशक प्रशासन के रूप में जाना जाता है जब इसे 1927 में एक अलग कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में बनाया गया था। बात करते व्हाट इज़ द मिशन ऑफ एफडीए। एफडीए का मिशन क्या है? एफडीए मानव और पशु चिकित्सा दवाओं, जैविक उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों, हमारे देश की खाद्य आपूर्ति, सौंदर्य प्रसाधन और विकिरण उत्सर्जित करने वाले उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। एफडीए दवाओं को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और अधिक किफ़ायती बनाने वाले नवाचारों की गति देने में मदद करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और जनता को दवाओं और खाद्य पदार्थों के रख रखाव और सुधार के लिए आवश्यक सटीक विज्ञान आधारित जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। स्वास्थ्य, इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और नाबालिगों द्वारा तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए तंबाकू उत्पादों के निर्माण, विपणन और वितरण को विनियमित करने की जिम्मेदारी एफडीए की है, यानी फूड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। एफडीए की निम्न जिम्मेदारियां हैं। द एफडीए रिस्पॉन्सिबल फॉर, यह सुनिश्चित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित, पौष्टिक, स्वच्छतापूर्वक और उचित रूप से लेबल किया गया हो। तो इसकी जिम्मेदारी क्या है एफडीए की कि जो भी खाद्य पदार्थ है, यदि कोई पैक्ड फूड मटेरियल है तो सुरक्षित, पौष्टिक और स्वच्छतापूर्ण होना चाहिए और उसमें उचित रूप से लेबलिंग किया जाना चाहिए कि उसके अंदर कितना कंटेंट कौन सी चीज़ का है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। यह सुनिश्चित करना कि मानव और पशु चिकित्सा दवाएं और टीके और अन्य जैविक उत्पाद और मानव उपयोग के लिए इच्छित चिकित्सा उपकरण सुरक्षित और प्रभावी रहे। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विकिरण से जनता की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि सौंदर्य प्रसाधन और आहार अनुपूरक सुरक्षित है और उचित रूप से लेबल किए गए हैं। तंबाकू उत्पादों के विनियमित करना, उत्पाद नवाचारों को गति देने में मदद करके सार्वजनिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना। विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी एनडीएम। न्यू ड्रग एप्लीकेशन संयुक्त राज्य में वाहन है जिसके माध्यम से ड्रग प्रायोजकों ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव दिया है कि खाद्य और औषधि प्रशासन यानी एफडीए बिक्री और विपणन के लिए एक नई दवा को मंजूरी देता है। मतलब कोई मार्केट में नई दवा बिकने के लिए आएगी, कोई नई दवाई बनेगी तो उसके बिकने की जो मंजूरी देगा वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन के द्वारा मिलती है। अमेरिका में किसी भी दवा की बिक्री और विपणन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्माताओं को एक दवा आवेदन यानी एनडीए जमा करना होगा। यह 15 खंडों वाला एक व्यापक दस्तावेज होता है जो पशु और मानव अध्ययन, दवा के औषध विज्ञान, विष विज्ञान और खुराक पर डेटा प्रदान करता है और दवा के निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एनडीए का उद्देश्य एफडीए समीक्षकों को दवा, लेबलिंग और विनिर्माण प्रक्रिया की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करना है।
एक बार सबमिट करने के बाद एफडीए को यह निर्णय लेने में 60 दिन लगते हैं कि आवेदन की समीक्षा की जाए या इस आवेदन को अस्वीकार किया जाए। एफडीए का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यदि किसी कंपनी ने कोई नई दवा बनाई है क्लिनिकल ट्रायल करके, तो नई जो दवा बनाई है उसके बाद वो एप्लीकेशन करेगा कि इस दवाई को मुझे मार्केट में सेल आउट करना है और ये बुखार के लिए काम में, फीवर के लिए काम में आती है, कि सर्दी खांसी के लिए, कि कैंसर के लिए, कि एड्स के लिए, किसी भी डिसीज़ के लिए। तो एफडीए जो है वो 60 दिन का समय लेता है कि वो उसको अप्रूवल देगा या उसको कैंसिल कर देगा। आईएनडी की जानकारी को 3 व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? पशु औषध विज्ञान और विष विज्ञान अध्ययन। इस भाग में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी जानकारियां शामिल की गई है कि दवा प्रारंभिक मानव परीक्षणों के लिए सुरक्षित है या नहीं, इससे मनुष्यों पर दवा के उपयोग का कोई प्रभाव भी शामिल होगा या नहीं। दूसरा, विनिर्माण जानकारी। इस भाग में वह जानकारी शामिल है जो दवा के पर्याप्त उत्पादन करने के लिए निर्माण इकाई की क्षमता को सुनिश्चित करती है। और तीसरा है क्लिनिकल प्रोटोकॉल और जांचकर्ता सूचना। इस भाग में यह पहचानने की जानकारी शामिल है कि क्या प्रारंभिक परीक्षण मानव के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं या नहीं। तो ये तो बात हुई हमारी एनडीए की। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंतर्गत आएगा क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल की यदि बात करें तो क्लिनिकल परीक्षण एक प्रकार का शोध है जो नए परीक्षणों और उपचारों को अध्ययन कराता है और मानव स्वास्थ्य परिणामों पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन करता है। मतलब कोई भी जब नई मेडिसिन या नई दवाइयाँ जब डिस्कवरी होती है तो उसका जो ट्रायल किया जाता है उसको क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। मानव स्वास्थ्य पर दवाओं, कोशिकाओं और अन्य जैविक उत्पादों, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं, रेडियोलॉजिकल प्रक्रियाओं, उपकरणों, व्यवहार, उपचार और निवारक देखभाल सहित चिकित्सा का परीक्षण करने के लिए नैदानिक परीक्षणों को शामिल किया गया है। क्लिनिकल परीक्षणों को सावधानीपूर्वक डिजाइन, समीक्षा और पूरा किया जाता है और उन्हें शुरू करने से पहले अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है। नैदानिक परीक्षणों में बच्चों सहित सभी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें 0 वर्ष से लगाकर, मतलब 1 वर्ष से लगाकर अपर एज तक के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। अब बायोमेडिकल क्लिनिकल परीक्षण के 4 चरण होते हैं। पहला चरण, यह अध्ययन आमतौर पर सुरक्षित खुराक सीमा का मूल्यांकन करने वाले दुष्प्रभावों की पहचान करने के लिए लोगों के एक छोटे समूह में पहली बार नई दवाओं का परीक्षण किया जाता है। जब नई दवाई बनाई जाती है तो उसको पहले वाले चरण से गुजारा जाता है। चरण 2, अध्ययन परीक्षण उपचार, जो चरण 1 में सुरक्षित पाए गए हैं लेकिन अब किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी के लिए मानव स्वास्थ्य के विषयों के एक बड़े समूह की आवश्यकता है। चरण 3 के अध्ययन बड़ी आबादी और विभिन्न क्षेत्रों और देशों में आयोजित किए जाते हैं और अक्सर नए उपचार को मंजूरी देने से ठीक पहले यह बड़ा कदम होता है। चरण 4 का अध्ययन देश की मंजूरी के बाद होता है और लंबी समय सीमा में व्यापक आबादी में और परीक्षण की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं 4 चरण के बाद में क्या किया जाता है। तो ह्यूमन ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल की 2 प्रक्रिया मानी गई है। दरअसल ये एक ही प्रक्रिया है। क्लिनिकल रिसर्च के तहत जब कोई शोध या परीक्षण किया जाता है तो उसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। जब हम किसी बीमारी की रोकथाम के लिए कोई टीका या दवा तैयार करते हैं या हमें विकसित की जा रही है दवा या टीके से संबंधित रोग को रोकने की पर्याप्त क्षमता दिखती है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल के तौर से परीक्षण किया जाता है। इससे पहले कि टेस्ट ट्रीटमेंट की प्रक्रियाओं को प्री क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में हम इंसान पर उस दवा या इलाज में इस्तेमाल के प्रभाव और दुष्प्रभाव का आकलन करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर क्लिनिकल ट्रायल, आखिरकार क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है। तो क्लिनिकल ट्रायल यानी नैदानिक परीक्षण ऐसे शोध या अध्ययन को कहते हैं जिनका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कोई चिकित्सकीय प्रणाली, दवा या कोई चिकित्सकीय उपकरण मनुष्य के लिए सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं। यदि किसी भी एपरेटस की खोज हुई है, चिकित्सकीय एपरेटस की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी मेडिसिन की खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है, तो वो मनुष्यों के लिए या मरीज के लिए प्रभावकारी होगी या नहीं। ये शोध अध्ययन यह भी बता सकते हैं कि किसी रोग या लोगों के समुदाय विशेष के लिए कौन सी चिकित्सा पद्धति उपयुक्त रहेगी। और इन शोधों का उद्देश्य अनुसंधान है, अतः इनके लिए सख्त वैज्ञानिक मानकों का पालन किया जाता है।
ऐसे परीक्षण की शुरुआत आमतौर पर एक नए विचार या प्रयोग से होती है, किसकी? क्लिनिकल ट्रायल की, और उसके आशाजनक पाए जाने पर परीक्षण पशु पर किया जाता है। सबसे पहला परीक्षण किस पर होता है? पशु पर होता है। उसके बाद फिर इंसानों पर उसका ट्रायल किया जाता है। पशु पर क्लिनिकल परीक्षण का उद्देश्य यह जानना होता है कि कोई दवा या चिकित्सा पद्धति जीवित शरीर पर क्या प्रभाव छोड़ती है या वह हानिकारक तो नहीं है। हालांकि जो परीक्षण प्रयोगशाला में अथवा जानवरों पर सकारात्मक परिणाम देते हैं, यह जरूरी नहीं है कि वह मनुष्यों पर भी उसी प्रकार के परिणाम दे। अतः इनका मनुष्यों पर भी परीक्षण आवश्यक है। पशुओं और मनुष्यों पर किए जाने वाले क्लिनिकल परीक्षणों को लेकर पूरे विश्व में आज भी विवाद जारी है। इन परीक्षणों की अपारदर्शिता और कंपनियों की मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति तथा संवेदनशीलता की कमी के चलते आज क्लिनिकल परीक्षण विवादित मुद्दा बन गया है। पशु अधिकार संगठन PETA पशुओं की और मानव अधिकार संगठन मनुष्यों पर क्लिनिकल ट्रायल का लगातार विरोध करता आया है। तो विद्यार्थियों, ये लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया इसमें, क्लिनिकल ट्रायल। तो ये था BSc तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री का माइनर और इलेक्टिव का 4th वीडियो लेक्चर। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।